8724 किलोमीटर। प्लस पॉइंट बताता हूँ। दूसरा मुझे इसका जो पॉजिटिव पॉइंट लगता, तो ब्रेक भी इसके इम्प्रेसिव है, वो है इसका माइलेज। हेलो एवरीवन, आज मैं करने जा रहा हूँ अपनी बजाज पल्सर N160 का कस्टमर रिव्यू। तो मुझे इस बाइक को लिए हुए 1 साल प्लस हो चुका है और 1 साल में मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा इस बाइक के साथ, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और क्या इसकी कॉस्ट वगैरह सर्विस की रही, वो भी आपको मेंशन कर दूंगा। कैसा अब तक का एक्सपीरियंस रहा मुझे इस बाइक के साथ, कौन कौन सी प्रॉब्लम मुझे इसमें आई और क्या क्या मुझे इसमें अच्छा लगा, तो वो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आप भी अगर बजाज पल्सर N160 प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा आपके डिसीजन लेने में कि आपको इसके साथ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको इसका ऑडो दिखा देता हूँ। तो कितने किलोमीटर चली है, तो मेरी टोटल चली है अभी 8724 किलोमीटर। तो 8724 किलोमीटर ये चल चुकी है। तीसरी सर्विस अभी इसकी रिसेंटली हुई है। बाकी ये इसका टॉप एंड वेरिएंट है जिसके अंदर आपका यूएसडी फोक भी रहता है, आपका टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी रहता है और स्प्लिट सीट इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलती है। तो सबसे पहले मैं आपको इस बाइक के प्लस पॉइंट बताता हूँ। तो सबसे पहले जो मुझे इसका पसंद है वो पसंद है इसका हैंडल बार। तो इसका क्लिप ऑन हैंडल बार नहीं है, तो इसमें आपको मिलता है सिंगल पीस ट्यूबुलर हैंडल बार, जो आपको एक शानदार राइडिंग कंफर्ट देता है राइड करते वक्त, और इसको मैनेवर करना भी बहुत इजी रहता है ट्रैफिक के अंदर। बाकी ये मैंने मिरर आफ्टर मार्केट लगवाए थे, ये स्टॉक वाले नहीं है। दूसरा मुझे इसका जो पॉजिटिव पॉइंट लगता है वो है इसके यूएसडी फॉक। यूएसडी फॉक का ये फायदा है कि आप हाई स्पीड पे भी चलते हैं तो आपको स्टेबल ड्राइव मिलती है। लाइक आप गड्ढे वगैरह में भी जाते हैं तो ये आपको एक स्टेबल राइड देता है, ज़्यादा आपको फील नहीं होने देता गड्ढे वगैरह। तो एक स्मूथ एक्सपीरियंस मिलता है आपको ड्राइव करने का। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें मिलता है ड्यूल चैनल एबीएस। तो ग्रामिका के ड्यूल चैनल एबीएस इसमें आपको देखने के लिए मिलते हैं। एंड 300 mm का इसमें फ्रंट में रहता है इसका डिस्क और 230 mm का रेयर में रहता है। तो ब्रेक भी इसके इम्प्रेसिव है। एबीएस काफी हेल्प करता है आपको बाइक स्किड ना हो आपकी। मैं इससे एक ही बार लॉन्ग ड्राइव पे गया हूँ अभी तक 1000 किलोमीटर का। तो जब मैं इसको पहाड़ों में राइड कर रहा था तो इसके एबीएस ने एक बार मेरा एक्सीडेंट होने से भी बचाया था, क्योंकि शार्प टर्न था और मुझे इतना आइडिया नहीं था कि इतना ज़्यादा शार्प होगा, जो कि पहाड़ों में अक्सर हो जाता है कभी कभी। हम अंदाज़ा नहीं लगा पाते कितना शार्प टर्न है। तो वहाँ पे मैंने प्रॉपर ब्रेक ली तो बाइक स्किड नहीं हुई और दूसरी साइड से कार आ रही थी, वो टर्न ले रही थी, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्प की थी इसके एबीएस ने। उसके बाद जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है जो मेरे को पर्सनली पसंद भी है, जिसकी वजह से मैंने इसको कंसिडर भी किया था, वो है इसका माइलेज। अभी देखो ऑडो पे 44 का एवरेज दिखा रहा है और लास्ट ट्रिप, हालांकि ये इसके बाद अब आगे नहीं बढ़ेगा, 999 इसका लास्ट है। मैं ट्रिप बी में दिखा देता हूँ, ट्रिप बी भी लास्ट हो चुका है सॉरी उसके लिए। बट जो इसका एवरेज है, अगर आप इसको हाईवे पे चलाते हैं 80-90 के आसपास तो ये आपको 45 प्लस का एवरेज देगी। और अगर आप इसको चलाते हैं 100 से ऊपर तो ये आपको 40 से 45 के बीच में एवरेज देगी हाईवे के ऊपर। और सिटी राइड में ये आराम से आपको 40 से 45 के बीच में एवरेज दे देती है। अगर आप ज़्यादा गलियों में नहीं चलते, लाइक रोड पे ज़्यादा चलते हैं, तो आपको 40 से 45 आराम से दे देगी। अगर आप गलियों वगैरह में ज़्यादा चलते हो तो आपको 40 से नीचे का देगी। बाकी डिजिटल क्लस्टर इसमें आपको मिल जाता है, ब्लूटूथ भी मिल जाता है, ड्राइव मोड मिल जाते हैं। ड्राइव मोड मैंने कोई खास यूज़ नहीं किए हैं, बट हाँ जो इसके रोड, रेन और ऑफ रोड, ये जो ड्राइव मोड है, इनमें ब्रेकिंग जो इसके एबीएस है उसमें फर्क आता है। तो रेन मोड में मैंने चलाया था तो उसमें ब्रेक थोड़ा ऐसे आपको फील होगा कि बाइट कम ले रहे हैं, जो कि अगर आप रोड में चलाओगे तो बाइट ज़्यादा मिलता है आपको। तो हाँ वहाँ पे फ़र्क पड़ता है। बाकी मुझे कुछ खास यूज़फुल लगा नहीं ये फीचर, क्योंकि मैंने ज़्यादा यूज़ भी नहीं किया। बस रेन मोड मैंने एक बार चलाया था देखने के लिए कि कितना बाइट लेता है ब्रेक्स, तो थोड़ा ब्रेक्स कम बाइट लेता है रेन मोड में। एंड और ये ऑफ रोड मैंने पर्सनली ट्राई नहीं किया है, तो उसके बारे में मैं अभी बता नहीं सकता आपको। ट्रिप भी में अभी 18 का एवरेज दिखा रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया था गलियों में चलाओगे तो एवरेज बहुत कम देती है, तो ट्रिप बी पे 18 का दिखा रहा है। बाकी इसके जो बटन्स क्वालिटी है ये मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। तो काफ़ी स्टडी ये बटन्स है और इनका क्वालिटी भी काफ़ी डिसेंट है। तो इंजन किल स्विच यहाँ से आप लाइट ऑन कर सकते हो, तो ओवरऑल बटन का क्वालिटी भी डिसेंट है। बाकी जो मुझे पसंद है नेक्स्ट चीज, इसका जो एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प है, इनका थ्रो काफ़ी अच्छा आपको मिलता है नाइट में, तो विजिबिलिटी आपको अच्छी खासी इसके अंदर मिलती है।
बाकी मुझे जो इसका प्लस पॉइंट लगता है वो लगता है इसका ग्राउंड क्लियरेंस। 165 mm का इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस देखने के लिए मिलता है। आप इससे हल्की फुल्की ऑफ रोडिंग भी कर सकते हैं। इसमें ऑफ रोड वाला ड्राइव मोड भी दिया हुआ है, तो इससे आप ऑफ रोड कर सकते हैं। एक्सट्रीम लेवल तो नहीं कर सकते, बट हाँ कर सकते हैं। अंडरबेली एग्जॉस्ट नोट इसमें आपको मिलता है, तो यहाँ पे देखिए अंडरबेली एग्जॉस्ट नोट। बाकी 130 सेक्शन का टायर रेयर वाला इसका रहता है, तो टायर का जो ग्रिप है वो भी अच्छा खासा मुझे मिलता है, तो उसमें भी मुझे कोई शिकायत नहीं है। बाकी इसके सर्विस की बात करूं तो इसका सर्विस का जो एवरेज कॉस्ट आपको रहने वाला है वो रहने वाला है 2000 रुपये। बाकी रेस्ट डिपेंड करेगा कि आप कौन से टायर सिटी में रहते हैं, टायर 1, टायर 2 या टायर 3 में, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। बट जो इसका एवरेज सर्विस का कॉस्ट है वो आता है आपका 2000 रुपीज़, और इसका रनिंग कॉस्ट आपको रहता है 2 रुपीज़ 10 पैसे से लेके 2 रुपीज़ 40 पैसे के बीच में। तो आप किलोमीटर उसके हिसाब से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉजिटिव पॉइंट की बात करूं तो इसको आप पॉजिटिव भी कंसिडर कर सकते हैं, और अगर आपका बिल्ट नॉर्मल है तो आप इसको नेगेटिव भी कंसिडर कर सकते हैं। जो इसका वेट है वो है 154 kg का। जिनका बिल्ट कम है उनको ये बाइक काफ़ी हैवी लगती है। अगर मैं कंपेयर करूं उसको MT से, MT का वेट आपको कम देखने के लिए मिलता है, 140 समथिंग है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, बट उसका वेट इससे काफ़ी कम है। तो ये एक इसका पॉजिटिव भी बोल सकते हो आप, इसको एक नेगेटिव भी बोल सकते हो। दूसरा इसका जो नेगेटिव पॉइंट मेरे को लगा था वो लगा था इसकी सीट का कुशनिंग। तो जो स्टॉक सीट थी इतनी हार्ड थी, वो पिलियन के लिए तो बहुत ज़्यादा हार्ड थी। इतना ज़्यादा हार्ड था जैसे तख्त होता है ना, उस टाइप का सीट था इसका। तो हालांकि अब जो N160 आ रही है उसमें इन्होंने उसका जो कुशनिंग है वो ठीक किया है। कंपेरेटिवली जब मैंने बाइक परचेज़ की थी तो बहुत ज़्यादा हार्ड थी, तो फिर मैंने ये सीटें चेंज कराई थी आफ्टर मार्केट। ये भी लगभग मेरे को 1200-1300 रुपये की पड़ी थी। ये एक नेगेटिव पॉइंट था जो मैंने बता दिया आपको। बट हालांकि अब जो बाइक्स आ रही हैं उनमें बजाज ने सुनी है कस्टमर की और इसका सोल्यूशन दिया है कस्टमर को। बाकी 795 mm का इसका सीट हाइट है, तो शॉर्ट राइडर को जिनकी हाइट 5'5" या उससे कम है तो इसको आगे पीछे करने में दिक्कत होगी भाई, क्योंकि ये नेगेटिव नहीं है वैसे कोई, बट मैं बता रहा हूँ क्योंकि अगर आपकी हाइट कम है और आप इसको आगे पीछे करोगे तो आपको प्रॉब्लम होगी इसमें। अगर आपकी 5'5" से ज़्यादा है और आपकी बिल्ट अच्छी है तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी मैं आपको इसका LED ग्लो करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए, तो ये इसका प्रोजेक्टर है, और ये वाली लाइट मैंने स्मोक करवाई थी तो इसलिए कम ग्लो हो रही है। यहाँ पे देखो, जहाँ स्मोक नहीं हो पाया वहाँ पे ज़्यादा विजिबल है और यहाँ पे कम है। तो प्रोजेक्टर LED ऐसा रहता है। और रेयर से भी दिखा देता हूँ, तो पूरा LED सेटअप आपको इसमें देखने के लिए मिलता है। ये पूरा इसका LED टेल लाइट है, और हैजार्ड लाइट का फीचर इसमें मिस रहता है, अभी भी नहीं दिया है बजाज ने N160 के अंदर। बाकी एक नेगेटिव पॉइंट सब बोलते हैं कि जो इसका जब हम गियर शिफ्ट करते हैं तो दिक्कत आती है, तो मुझे पर्सनली अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं आई गियर शिफ्टिंग में। एंड और मैंने इसको जो टॉप स्पीड मैंने इसका किया था वो किया था 127। तो हैंडल में वाइब्रेशन नाम मात्र के हैं, 120 तो थोड़ा बहुत वाइब्रेशन होता है, ज़्यादा नहीं होता। बाकी मैं आपको इसका एक बार एग्जॉस्ट नोट सुनाता हूँ, हालांकि कस्टमर रिव्यू है बट आपको एक बार सुनाता हूँ। तो आइडियल पे आपकी बाइक ऐसे साउंड करेगी। ये इसका आइडियल साउंड है। अभी एग्जॉस्ट नोट वगैरह नहीं दिया है, अभी एक्सीलेट नहीं किया है तो ऐसे साउंड आ रहा है। तो एक्सीलेट करने पे ऐसा साउंड करती है। तो एक प्रॉब्लम मैं बताना चाहूँगा, आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा जो मुझे आई थी, हालांकि उसमें मेरी ही गलती है। तो मैंने इसके ब्रेक लीवर और क्लच लीवर ये चेंज करवाए थे आफ्टर मार्केट। तो उसकी वजह से क्या हुआ था, जो इसका क्लच का फ्लो है वो सही नहीं एडजस्ट हो पाया था, या जो भी XYZ रीज़न था। तो जो इसका क्लच था वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा था और बाइक बार बार बंद हो रही थी। जैसे ही पहले दूसरे गियर में जैसे गलियों में मैं चला रहा था तो वहाँ पे बंद हो जाती थी। उसकी वजह से क्या हुआ, जो मेरा क्लच प्लेट था, मैं ऋषिकेश गया था एक बार इसको लेके, वहाँ से आने के बाद इसके अंदर क्या प्रॉब्लम आई थी, एक्सीलेट कर रहा था, RPM ऊपर जा रहा था, बट बाइक की स्पीड नहीं बढ़ रही थी, 60-70 पे जाके रुक जा रही थी। तो फिर मैं इसको सर्विस सेंटर लेके गया था, तो फिर उन्होंने इसका क्लच प्लेट पूरा चेंज किया था। तो भाई उन्होंने पैसे लिए थे उसके,
तो वो वीडियो भी मैंने डाला हुआ है, कितना खर्चा मेरा हुआ था, कितना एक्सपेंस हुआ था, तो आप चाहे तो देख सकते हैं। तो इसमें हालांकि मैं बजाज को ब्लेम नहीं करूंगा, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप आफ्टर मार्केट क्लच वगैरह हैं, ब्रेक वगैरह ये ना लगवाएं। अगर लगवाएं तो आप या तो बजाज से ही लें और उन्हीं के जो मिस्त्री होते हैं उनसे इसको एडजस्ट करवाएं, अदरवाइज ये आपको प्रॉब्लम देगा ही देगा। तो अब बात करता हूँ फाइनल वर्डिक्ट की, क्या आपको ये बाइक लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो मेरा जो अभी तक का एक्सपीरियंस है 1 ईयर का, जिसमें मैंने 8500 समथिंग बाइक चलाई है, तो मेरा एक्सपीरियंस इस बाइक के साथ बहुत अच्छा रहा है। मुझे एवरेज भी अच्छा मिल रहा है इस बाइक से, सिटी में भी और हाईवे में भी। तो सिटी में 40 प्लस का एवरेज ये आपको दे देती है 164 सीसी का इंजन होने के बावजूद भी। और उसके बाद जो इसका प्लस पॉइंट मुझे लगा इसकी सर्विस कॉस्ट, तो 2000 के आसपास इसकी सर्विस कॉस्ट है और रनिंग कॉस्ट इसकी 210 से लेके 240 के बीच में आपको रहने वाली है पर किलोमीटर। तो सर्विस कॉस्ट भी इसकी ठीक है। बाकी मैंने अदर बाइक क्यों नहीं कंसिडर की, लाइक MT-15 हो गई या फिर अपाचे हो गई। तो मैंने अपाचे थोड़ी आउटडेटेड थी उस टाइम पे, क्योंकि वो कुछ कस्टमाइजेशन चेंज ला ही नहीं रहे थे, सेम वही जो भी था उनका बाइक को, मतलब अपग्रेड इंजन उनका हालांकि अच्छा है, बट वो बाइक को अपील नहीं दे पा रहे थे बाइक को। एक जैसे बजाज ने वर्क किया इसके ऊपर, एक नया फ्रेश लुक दिया। एंड दूसरा MT-15 ना लेने का रीज़न ये भी था कि मेरा बजट 1.5 लाख के आसपास ही था, तो मैंने स्ट्रेच किया था। तो मैंने दिवाली पे ये बाइक ली थी, तो मेरे को 163 के आसपास की पड़ गई थी दिवाली का डिस्काउंट के बाद। और मैंने सेल्फ इंश्योरेंस कर लिया था, तो मेरे को 163 की ही पड़ गई थी, 1,63,000। वैसे इस बाइक का प्राइस था 167 के आसपास था उस टाइम पे, GST कट से पहले के प्राइजेस थे ये। अभी तो सीधे सीधे 10,000 लेस हो गया है। तो MT उस टाइम 2 लाख प्लस की जा रही थी, तो उतना मेरा बजट नहीं था टू बी ऑनेस्ट। और MT में एक दिक्कत और भी थी कि सपोज दैट अगर मैं इसको लॉन्ग राइड पे लेके जा रहा हूँ अपने दोस्त वगैरह के साथ, तो पीछे वाली जो सीट है इसकी, तो वो लंबी है MT के मुकाबले में, तो फिर पीछे वाला बंदा भी इस पे कंफर्टेबली बैठ सकता है। तो ये भी रीज़न था कि मैंने MT नहीं कंसिडर की थी, बजट भी नहीं था मेरा और उसका जो सेकंड सीट था वो बहुत छोटा था। तो क्योंकि बैग वगैरह लटका लेते हैं तो फिर बीच में स्पेस थोड़ा दिक्कत बनता है फिर दूसरे बंदे को बैठने में। तो यही कुछ रीजन थे। तो नेगेटिव की बात करूँ तो नेगेटिव भी मैंने आपको शेयर किए हैं जो मुझे फेस हुए हैं। मे बी जो अदर ओनर हैं जो N160 चला रहे हैं उनको कुछ इशू आए हों, बट मुझे कोई इशू नहीं आया है। क्योंकि जब मैं सर्विस सेंटर गया था तो एक भाई का ABS में कुछ दिक्कत आया हुआ था, ABS की लाइट नहीं जा रही थी, तो सर्विस सेंटर पे आया हुआ था वो भी, और 2-3 महीने पुरानी ही बात थी। उसने बाइक लिए जब मैं सर्विस कराने गया था, तो वो बंदा वहाँ पे मिला था, तो उसकी आई थिंक कोई सेंसर वेंसर में इशू था। तो मेरे को तो फिलहाल अभी तक ये कोई इस टाइप का इशू नहीं आया, ना इसके ABS में आया है। ABS भी अच्छे से काम कर रहे हैं एंड लाइट भी अच्छे से काम कर रही है, एवरेज भी मेरे को बाइक दे रही है और चलाने का मज़ा भी मेरे को अच्छा है। तो इसका राइडिंग जो उसका सेटिंग पोजीशन है वो भी काफ़ी सही है और कंफर्टेबल है। आप लॉन्ग राइड इजीली कर सकते हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो आप इस बाइक के साथ जा सकते हैं। तो यही मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस, टिल देन टेक केयर, ड्राइव सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।